हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक यंत्र में एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होकर चलेगा, जिससे कि इंग्लिश के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही वो स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से डिप्लोमा किए हैं उनको कोई समस्या हो। ठीक है, ये वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं और टी2 के स्टूडेंट जो आईटीआई पढ़े हैं उनके लिए है। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट इसके नाम देखिए, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका मतलब इसके नाम से ही क्या लग रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक मैग्नेट होगा परमानेंटली। ठीक है, दूसरा एक ऐसा कॉइल होगा जो कि मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे उनमें आप देखिए मेन चीज क्या है, इस चीज को समझिएगा। पहला ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो देखिए जो वर्टिकल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका डाया कम लेंथ ज्यादा है। कहने का मतलब ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा आपको कहलाता है, इसे हम बोलते हैं स्पिंडल। ये कहलाता है आपका स्पिंडल। तो देखो हमें करना क्या है कि इस स्पिंडल को अगर हम रोटेट कराएं, कुछ ऐसा करें कि स्पिंडल क्या हो, रोटेट होने लगे। तो स्पिंडल से ही अटैच होता है पॉइंटर। स्पिंडल से ही कौन जुड़ा होगा, पॉइंटर, जो कि स्केल के ऊपर मूव करता है। तो कहने का मतलब हमें करना क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो हमारा मेन काम क्या होगा कि इस स्पिंडल को क्या किया जाए, रोटेट कराया जाए। अगर स्पिंडल रोटेट करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। यही डिफ्लेक्शन की मेन फिनोमिना है। ठीक है ना, स्पिंडल को रोटेट कराना। ठीक है, तो देखिए इस पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लें कुछ बातें। आप देखिए यहाँ मैग्नेट के चुंबक के दो ध्रुव लिए हैं, एन एस, दो पोल्स एन एस हैं। जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू एस ये होगी। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, स्पिंडल से, इसी स्पिंडल से हमने दो स्प्रिंग कनेक्ट किए हैं। दोनों स्प्रिंग जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वाउंड होंगे। जैसे ये स्प्रिंग देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस स्प्रिंग को हम कैसे वाउंड किए हैं, क्लॉकवाइज। दो स्प्रिंग स्पिंडल से ही उस स्पिंडल के ऊपर ही लपेटा गया है। एक को क्लॉकवाइज रखेंगे तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ S1 और S2 ये दो स्प्रिंग है, इनका काम क्या होगा। आप सारे बच्चे जानते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में कंट्रोलिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग का। दो स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग S1 और S2 ये बने किसके होंगे, तो ये बने होंगे आपके फॉस्फर ब्रॉन्ज के। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये स्प्रिंग बने होंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज के। ये एक तरह से कॉपर का ही एलॉय होता है। ठीक है ना, उसी से ये बना होगा, ये बहुत हल्के होते हैं। तो कंट्रोलिंग के लिए हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए मैग्नेट की बात हो ही गई। अब देखिए बात करते हैं स्पिंडल से मूविंग कॉइल की बात करने जा रहे हैं अब हम, कि मूविंग कॉइल कैसा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम जैसा है। उस पे हमने क्या कर रखा है, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है, देखिए बच्चों, देखिए एक एल्युमिनियम का हॉलो सिलेंडर होता है, इस चीज को समझिएगा। एल्युमिनियम का हॉलो यानी कि खोखला सिलेंडर होगा, इसे हम बोलते हैं, ये एल्युमिनियम का बना होगा, एल्युमिनियम का, और इसे हम बोलते हैं फॉर्मर। ठीक है, ये एल्युमिनियम का हॉलो सिलेंडर स्पिंडल से ही अटैच होगा, स्पिंडल से जुड़ा होगा। अब बात करते हैं कि कॉपर वायर की कैसे वाइंडिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर कॉपर वायर की क्या कर लेंगे, वाइंडिंग कर लेंगे, यानी कि इसी के ऊपर कॉपर वायर को वाउंड करेंगे। ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर ही हम, एल्युमिनियम फॉर्मर हॉलो सिलेंडर है, तो कॉपर वायर लेंगे, उसी को हॉलो सिलेंडर के इस तरह ऊपर वाउंड करने लगेंगे। जैसे ये देखिए दिख रहा है, हॉलो सिलेंडर से ऐसे हमने वाउंड किया। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग समझाने के लिए हम इस एल्युमिनियम फॉर्मर का
सिर्फ वही हिस्सा ले रहे हैं, वही पार्ट ले रहे हैं जिसके ऊपर कॉपर वायर की क्या किया गया है, वाइंडिंग किया गया है। कॉपर वायर को जितने पार्ट पे लपेटा गया है, अगर ध्यान से देखिए बेटा, इस हॉलो सिलेंडर के, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसमें जितने हिस्से में कॉपर वायर वाउंड किया गया है, अगर उतने ही हिस्से को देखो तो आपको वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ शो किया है। सारे बच्चे समझ रहे हैं? ये एल्यूमिनियम का एक हॉलो सिलेंडर है जो बोर्ड के अंदर ऐसे होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर बोर्ड के ऊपर ऐसे। समझ गए? 3D में आप समझ रहे हैं। और ये स्पिंडल के चारों तरफ होगा, इसी के ऊपर हम कॉपर वायर की वाइंडिंग कर रखे हैं। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या करा जा रहा। इसके बाद, हाँ, इसके अंदर एक और हॉलो सिलेंडर होता है आयरन का बना, उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी इतनी बात समझते हैं। अब देखिए वर्किंग यहां समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पीएमसी टाइप आपका एमीटर भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा। अभी हम मान के चल रहे कि एक एमीटर है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, ये दो दो पॉइंट दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, किया क्या गया है, स्प्रिंग को पहले, ये वायर आया, इस वायर से स्प्रिंग कनेक्ट है, फिर वही वायर आया यहां पास, उसी वायर को वाउंड कई बार लपेटा गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका मूविंग कॉइल बन गया। मूविंग कॉइल, फिर समझिएगा मैं बोल रहा हूं, वायर आया, स्प्रिंग से कनेक्ट है, फिर स्प्रिंग से होते हुए कहाँ आया, मूविंग कॉइल में, पहले मूविंग कॉइल फिर बनाया, फिर वही वायर नीचे यहां से ऐसे नीचे आया, कहाँ गया, S2 में, फिर S2 से होते हुए कहाँ चला गया, बाहर आ गया। तो जैसे हमें करना क्या, मान लीजिए एक ये एमीटर का काम कर रहा है, तो जिस करंट को मेजर करना है पहले उसको हम फ्लो कराएं किसमें, मूविंग कॉइल में। लेकिन ध्यान रखिए कि हम डायरेक्ट मूविंग कॉइल से कनेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम, कहने का मतलब देखो बच्चों, S1 देन मूविंग कॉइल, फिर मूविंग कॉइल के बाद S2। कहने का मतलब S1 मूविंग कॉइल S2 ये आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। तो हम सप्लाई किसको पहले देते हैं, S2 को, S2 सॉरी S1 को दिया, S1 से मूविंग कॉइल में, फिर मूविंग कॉइल से S2 में, फिर S2 से बाहर चला गया। तो देखो इसमें हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो कॉपर वायर की, या कॉपर वायर को वाउंड किया गया है, इनमें करंट की डायरेक्शन आपको ये शो की कर दी गई। इनमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस इतने इससे हिस्से का ये जो लंबाई है वो है L। ये लंबाई किसी और की नहीं है बेटा, ये जो आपका फॉर्मर है हॉलो सिलेंडर, इसकी लंबाई है L। ठीक है, और मान ले रहे हैं कि इस हॉलो, ये इस फॉर्मर की विड्थ क्या है, हम मान लें स्मॉल b है। तो अगर हम इधर आके देखें तो लंबाई L यहां दिखेगी, और ये जो हो जाएगा इतना, ये जो इसकी चौड़ाई जो नजर आएगी वो टोटल क्या दिखेगी, b, स्मॉल b। L लेंथ, b विड्थ। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो क्या हुआ। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि अब क्या हुआ होगा, जिस करंट को मेजर करना है जब वो करंट मूविंग कॉइल में फ्लो होने लगेगी तो क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट जानते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि उस पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे बल लगता है। ठीक है, तो हम ये इसी बल की वजह से ये जो कॉइल है ये मूव करेगा। मूव मतलब ये रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा तो इसको किससे जोड़ रखे हैं, स्पिंडल से। तो स्पिंडल रोटेट करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो फाइनली हम ये जान गए कि इसका डिफ्लेक्शन कैसे कराना है। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, अब थोड़ा चीजों को मिटाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं। चलिए यहाँ मैं समझा देता हूँ, आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए, हाँ, तो मैंने ये कहा था। अब बात करते हैं, जो वाइंडिंग में कॉपर के वो तार जो कि ऊपर और नीचे आ रहे हैं, एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर और नीचे आ रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में है, इनमें धारा भी बह रही, करंट भी फ्लो हो रहा, बट इसमें क्या कहते हैं, कोई फोर्स इन पे नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है कि चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल में ही कंडक्टर रखा है, तो आप लॉरेंट फोर्स सारे स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है। लॉरेंट लॉरेंट ने क्या बताया, इन्होंने बताया F इक्वल टू लगने वाला जो फोर्स होगा, बी आई एल साइन थीटा होगा।
जल्दी समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए ये एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही आई, और इस कंडक्टर की लेंथ है वो है एल। इस कंडक्टर पे जो भी फोर्स लगेगा, पहली चीज उसका मैग्नीट्यूड होगा बी आई एल साइन थीटा, ठीक। अब अगर यही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर जीरो हो जाएगी तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, ऊपर और नीचे जो वायर आ रहे हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं, इसलिए ऊपर और नीचे वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वायर आ रहे हैं, जो तांबे के तार आ रहे हैं, उन पे फोर्स कैसे लगेगा। तो पहली चीज देखिए, इधर साइड के कंडक्टर में मान लीजिए करंट ऊपर जा रही है और इधर साइड के कंडक्टर में करंट नीचे जा रही है। तो आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम ये चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखिए, दो नियम है, एक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जिससे ये पता चलता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा लॉरेंट लॉ है जिससे, या रूल है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर, और फिर देखेंगे इधर। तो आप सारे स्टूडेंट देखिए, अब हम ये थोड़ा सा बोर्ड में जगह बनाएं, थोड़ा सा खाली करें। देखिए स्टूडेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा कि अगर लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से करें, ये तीनों फिंगर शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों फिंगर, इसको हिंदी में अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यिका हो गई, इस तरह रखें। तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, कहने का मतलब ये जो सेकेंड फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। फिर थर्ड फिंगर यानी कि मध्यिका को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये जो थंब है अंगूठा, ये आपको लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये बात क्लियर हो गई, तो थोड़ा जल्दी में चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, वही चीज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सारे बच्चों को पता है, ये है एन टू एस। तो इसको सेकेंड फिंगर तर्जनी उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया। अब इसको देखिए, इसको हमें करंट की डायरेक्शन में करना है। तो करंट किधर जा रहा, ऊपर, तो हमने ऐसे कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन। तो ये जो अंगूठा, अंगूठा देखिए अंगूठा हमारा किस दिशा में है, अंगूठा हमारा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर है। यानी कि जो अगर पेन कॉपी से आप नोट कर रहे हैं तो इधर साइड के तारों पे लगने वाला जो फोर्स होगा, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बोर्ड के अंदर, परपेंडिकुलर, लंबवत, कागज के तल से लंबवत अंदर की ओर होगी। तो हम मान लेते हैं कि इधर साइड लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम नाम देते हैं F1, और वो किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर अंदर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब राइट साइड के कंडक्टर में चेक कर लेंगे फोर्स किधर लग रहा है। तो देखो स्टूडेंट, राइट साइड के कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फिर वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करिए, इसको मध्यिका, थर्ड फिंगर, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं, करंट की डायरेक्शन करिए। तो देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर। अंगूठा क्या दिखा रहा है कि इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। यानी कॉपी पे जो नोट कर रहे हैं, कॉपी के पन्ने से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसे हम दिखाते हैं सर्कल बना के डॉट। ये हो गया आपका F2। सारे बच्चे समझिएगा, हम सरफेस से अंदर अगर 90 डिग्री शो करना होता है तो हम सर्कल बना के क्रॉस करते हैं। गोला बना के क्रॉस कर देंगे तो ये क्या दिखाएगा, परपेंडिकुलर अंदर की ओर। और गोला बना के डॉट दिखाएंगे तो ये क्या बताएगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो अब देखिए आप सारे बच्चे कि इस मूविंग कॉइल के वो कंडक्टर जो लेफ्ट साइड आ रहे हैं उन पे फोर्स अंदर लग रहा, जो कंडक्टर राइट साइड आ रहे हैं उन पे फोर्स किधर लग रहा, बाहर की ओर। तो इधर सारे बच्चे समझिएगा, जैसे ये मार्कर है, ऐसे समझिए ये मार्कर है, इस पे एक फोर्स इस साइड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स अंदर जा रहा और राइट हैंड साइड फोर्स बाहर जा रहा। ध्यान से देखिएगा, F1 इधर और F2 ऐसे बाहर की ओर। तो इस मार्कर पे अगर एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, जाहिर सी बात है दोनों फोर्स
अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, बट दोनों फोर्स की वजह से जो भी टॉर्क मिलेगा या जो भी टॉर्क डेवलप होगा, वह टॉर्क आखिर इस मूविंग कॉइल को किधर घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में तो घुमाना चाह रहा है ना? यस। इधर का फोर्स इसको इधर धकेलेगा, इधर का फोर्स इसको इधर धकेलेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उनसे जो भी टॉर्क डेवलप हो रहा है वो टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है। उसका कारण क्या है कि दोनों टॉर्क एक ही चाहत रखते हैं, यानी कि दोनों टॉर्क एक ही चाह रख रहे हैं कि जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे। क्लियर बात? तो बच्चों इन्हीं दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप होगा। दोनों टॉर्क जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। टॉर्क देखिए सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों टॉर्क कॉइल को किधर घुमाना चाह रहे हैं? क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब ये मूविंग कॉइल अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा तो ये किससे कनेक्ट है? स्पिंडल से। स्पिंडल रोटेट करने लगेगा, स्पिंडल रोटेट करेगा तो स्पिंडल से कौन जुड़ा है? पॉइंटर। पॉइंटर डिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में कैसे डिफ्लेक्शन होता है वो हम अभी समझे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा। तो नेक्स्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात जान लें। अब इसको पूरा मिटाया जाए। देखिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स ऑन लेफ्ट साइड कंडक्टर। लेफ्ट साइड जो कंडक्टर आ रहे थे उन पे कितना बल लगेगा, तो वो कौन बताएगा? लॉरेंस से पता चलेगा। कहाँ लगेगा, किस दिशा में, वो पता चलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। तो वो तो पता चल गया। अब कितना फोर्स लगेगा, तो F1 देखिए कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, करंट क्या फ्लो हो रही है I, और हाँ कंडक्टर की लंबाई लेंथ कितनी थी याद करिए, इस एल्यूमिनियम फ्रेम की लेंथ कितनी है? L। अब इस केस में देखिए, कॉइल जो है लेफ्ट वाला हिस्सा वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर था ना, और राइट वाला हिस्सा भी जो भी आपके तार थे या कंडक्टर थे वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहे थे? 90 डिग्री, 90। तो इसलिए होता तो BIL साइन थीटा यानी कि 90 डिग्री है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? F1 इक्वल टू BIL। क्लियर बात हो गई? ठीक। हाँ, अब सो टॉर्क प्रोड्यूस बाई F1 कितना टॉर्क बनाएगा? जैसे टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। तो F1 कितना टॉर्क बनाएगा, तो थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, ये फ्रेम कैसा था? ऐसा था। यहाँ पास स्पिंडल था, लंबाई L थी यहाँ के कंडक्टर्स की, और यहाँ के कंडक्टर्स की भी लंबाई L है। हाँ, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई बच्चों हमने मानी थी, ये फ्रेम की चौड़ाई जिसे विड्थ बोल रहे हैं B मानी है। तो ये चीज एक चीज देखिएगा, जो फोर्स F1 लग रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट, किस अक्ष के परत ये घूम रहा है पूरा कॉइल? ये कॉइल इस अक्ष के परत घूम रहा है। तो हम जानते हैं कि टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेटिंग एक्सिस, या जिस एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, यानी कि बल गुणे लंबवत दूरी किसके, जिस अक्ष के परत घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कितनी दूरी हो जाएगी? B/2, और ये भी हो जाएगी B/2। कहने का मतलब बेटा पूरा B है तो आधा कितना होगा? B/2, और इधर का आधा कितना हो जाएगा? B/2। तो F1 द्वारा बनाया गया टॉर्क को अगर हम टाउ1 बोले तो टाउ1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, ये एक कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है इतना, BIL साइन 90 या BIL एक ही कंडक्टर पे लग रहा है, लेकिन हम कई बार लपेट रहे हैं ना, कई बार वाउंड कर रहे हैं। तो मान लीजिए लेफ्ट साइड कितने कंडक्टर आ गए? N। तो कितने, तब कितना फोर्स लगेगा? NBIL। यहाँ जो N है वो है नंबर ऑफ कंडक्टर,
देखिए एक ही बार लपेटेंगे तो इस साइड भी एक कंडक्टर आएगा, उस साइड भी एक कंडक्टर आएगा। अब जितनी बार लपेटेंगे उतनी बार इधर कंडक्टर आएगा, उतनी बार उधर कंडक्टर आएगा, तो उसी को हम एन बोल रहे हैं। तो जो टॉर्क आएगा वो आएगा F1 इंटू बी बाई टू, बल गुणे लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ वन इक्वल टू आ जाएगा एन बी आई एल बी बाई टू। ठीक है, इतनी बात तो हो गई बच्चों किसके लिए, F1 के लिए। अब अगर बात करें हम, यहां देखिए, फोर्स ऑन राइट साइड कंडक्टर, राइट साइड कंडक्टर के बारे में बात करें कि राइट साइड कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए फोर्स F2 नाम दे रहे हैं, कितना लगेगा, वही लगेगा बच्चों बी आई एल लगेगा साइन 90। क्यों बेटा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये दोनों साइड के कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितनी एंगल बना रहे हैं, लंबवत है ना, 90 डिग्री। चलिए, तो टॉर्क प्रोड्यूस बाई F1 कितना टॉर्क बनाएगा, उसे टाउ नाम दे दें। कितना होगा बच्चों, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी, यहां से भी लंबवत दूरी कितनी है, बी बाई टू। तो टाउ टाउ टी हो जाएगा, F2 कितना है, वही चीज इधर भी नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आ रहे हैं आपके, इधर जितने कंडक्टर बेटा लेफ्ट हैंड साइड हो गए उतने ही कंडक्टर आपके राइट हैंड साइड भी आएंगे। तो यहाँ भी आपका फोर्स आ जाएगा एन बी आई एल बी बाई टू, या टाउ टी हो जाएगा यहां से, हाँ यही टाउ, बी आई एल बी बाई टू। तो राइट साइड कंडक्टर पे ये टॉर्क आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड कंडक्टर पे ये टॉर्क आ रहा। अब बात समझिएगा, दोनों साइड लगने वाले फोर्स तो अपोजिट हैं, बट उनकी वजह से जो भी टॉर्क आ रहा है वो इस कॉइल को क्लॉकवाइज दोनों घुमाना चाह रहे हैं। इसलिए जो नेट टॉर्क होगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टी, क्योंकि दोनों क्या करना चाह रहे हैं, इस कॉइल को किधर रोटेट कराना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाह रहे हैं। चलिए, तो इतनी बात नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने कहा था, तो नेट टॉर्क ऑन द स्पिंडल, स्पिंडल पे लगने वाला पूर्ण आघूर्ण क्या होगा, तो टाउ टी मान लें तो ये हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू। तो टाउ टी आपका हो जाएगा, टाउ वन क्या है, एन बी आई एल बी बाई टू प्लस एन बी आई एल बी बाई टू। तो इसको बेटा इस तरह से आपका टोटल टॉर्क आ जाएगा एन बी आई एल इंटू बी, बी बाई टू एड होके कितने हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा टोटल टॉर्क आया। अब देखिए इसमें कांस्टेंट देखिए कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार बेटा हमने अगर कॉइल को बना दिया एक बार और उसको इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, तो नंबर ऑफ कॉइल तो, नंबर ऑफ टर्न तो चेंज होगा नहीं, या नंबर ऑफ कंडक्टर तो चेंज होगा नहीं, एक बार वाइंडिंग कर दिया तो उतना फिक्स हो गया। फ्रेम का चौड़ाई, ठीक है, अगर एल्युमिनियम फ्रेम को उस तरह लेके देखेंगे तो इसका डायामीटर की बात हो रही है। कहने का मतलब चौड़ाई लंबाई यानी कि विड्थ और लेंथ, ये भी क्या होंगे, एक बार बना दिया फ्रेम तो ये भी कांस्टेंट हो गए। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसलिए जो आपका डिफ्लेक्टिंग टोटल टॉर्क आ जाएगा वो प्रोपोर्शनल होगा, टोटल टॉर्क स्पिंडल पे जो भी लग रहा है दोनों फोर्स की वजह से, वो क्या हो जाएगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, यही जो टोटल टॉर्क आ रहा है टाउ वन प्लस टाउ टू की वजह से, इसी को हम कौन सा फोर्स टॉर्क बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा, कहने का मतलब इसी की वजह से स्पिंडल रोटेट कर रहा है और पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा। तो हम क्या जानेंगे बच्चों कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए यहां तक की बात तो हो गई। अब बात करते हैं, तो ये बात हो गई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन करने से पहले हेडिंग क्या रहेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डेरिवेशन हो गया, टाउ डी इज प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क की। टाउ सी की, देखिए
आपको ये पहले की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिवाइस में हम डिफ्लेक्टिंग डिवाइस के साथ इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग डिवाइस क्यों यूज करते हैं? डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए, जिससे पॉइंटर डिफ्लेक्ट करे। फिर पॉइंटर के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए कंट्रोलिंग डिवाइस यूज करते हैं, जिसका काम होता है कंट्रोलिंग टॉर्क देना। ठीक, तो हम कंट्रोलिंग मेथड में दो ही प्रकार के मेथड जानते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो हमने किसका इस्तेमाल अभी किया है? स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड हो चाहे ग्रेविटी कंट्रोल मेथड हो, डिफ्लेक्ट कंट्रोलिंग टॉर्क टाउ सी इसके प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा क्या होता है स्टूडेंट? समझ लीजिए इसको। पॉइंटर इनिशियली में शुरुआत में किस पोजीशन पे होता है? जीरो, शून्य पोजीशन पे। मान लीजिए ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पास चला गया, तो यही इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है इसी को क्या कहेंगे हम? थीटा बोलेंगे। तो टाउ सी किसके प्रोपोर्शनल होगा? थीटा के। अब बात करते हैं यहां से टाउ सी इक्वल टू की बात करें तो ये के सी थीटा हो जाएगा। के सी क्या है? केसी स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, केसी या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग हुआ। ठीक है, तो ये केसी है इस आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट से हम देखें, अच्छा अब ये बात हुई, अब बात करते हैं एट रेस्ट पोजीशन ऑफ पॉइंटर। देखो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए अब बात कर रहे हैं कि कब कहेंगे पॉइंटर की कौन सी रेस्ट पोजीशन होगी। जैसे मान लीजिए आपने सप्लाई दिया, करंट मान लीजिए 5 एम्पीयर की सप्लाई थी, तो पॉइंटर 0 से चलेगा और 5 के करीब जाके एक जगह जाके रुक जाएगा। तो जहां रुकेगा वही वो कहलाता है उसका रेस्ट पोजीशन। ये है रेस्ट पोजीशन ऑफ पॉइंटर। ये पॉइंटर का क्या है? रेस्ट पोजीशन है। तो पॉइंटर यहाँ रुका हुआ है। अब देखो हम मानते हैं ऐसा समझने के लिए कि अभी आपने देखा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल पे वर्क कर रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे स्प्रिंग पे वर्क स्पिंडल पे वर्क करेगा। कहने का मतलब अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्शन ये थोड़ी देर के लिए मान लें तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जहां पास पॉइंटर रुका हुआ है वहां की क्या कहानी होगी? तो वहां होगा टाउ सी और टाउ डी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि टाउ सी क्या है? के सी थीटा इक्वल टू टाउ डी क्या आया था? एन बी आई एल बी, यही आया था। तो यहां से देखिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन बी एल बी अपॉन के सी, और ये हो जाएगा आपका आई, या इसको लिख सकते हैं एन बी ए। ए है उस फ्रेम का एरिया, फ्रेम का एरिया कितना एरिया? जितने पे आपने क्या किया है? कॉपर वायर की वाइंडिंग की है उतने एरिया, एन बी ए, और ये बचा आई, और ये हो गया के सी। अब देखिए बच्चों, एन नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट। परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तुम चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कांस्टेंट। एरिया भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। केसी स्प्रिंग कांस्टेंट है ही, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया? आई। ये रिलेशन देखिए, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई आया। अब देखिए कई क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं आपके, मैं पूरी बात करूंगा। देखिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट से जितने क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ अभी थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हम बात कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। ये रिलेशन है कैसा? लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन, अगर लीनियर रिलेशन है तो बात करेंगे इसकी स्केल कैसी होगी? तो इसकी स्केल जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म, आप चेक कर लीजिएगा यूनिफॉर्म स्केल कैसे होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्केल कैसे होते हैं। यूनिफॉर्म स्केल में हर सेगमेंट बराबर बराबर दूरी पे होता है। जैसे 0 से 5 तक के लिए जितनी दूरी या जितना सेगमेंट होगा, 5 से 10 तक के लिए भी उतनी ही दूरी उतना ही सेगमेंट होगा। ये होता है लीनियर स्केल। तो आपका स्केल कैसा होगा? यूनिफॉर्म। फिर देखिए यहां से ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई के लिए वर्क करेगा। वर्क ओनली विद डीसी सप्लाई। ठीक है, दूसरी चीज, अगर क्या होगा कि हम क्यों ये बात आती है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट
एसी सप्लाई के साथ काम नहीं करता। तो उसका देखिए बच्चों, उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, उसी चीज को समझ रहे हैं। ये आपका एल्युमिनियम फ्रेम था, ये स्पिंडल था। इधर साइड हमारा करंट हम अपवर्ड माने थे, इधर साइड कंडक्टर पे करंट की डायरेक्शन हम क्या माने थे, डाउनवर्ड। ठीक है। जब हमारी सप्लाई एसी होगी तो आप सारे बच्चे जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा पॉजिटिव साइकिल में जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, निगेटिव साइकिल में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर हम लोग कितने हर्ट्ज की सप्लाई यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज की। कहने का मतलब एक सेकेंड में हमें ऐसी कितनी साइकिलें मिलेंगी, 50। ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है ये बहुत कम समय के लिए ही होगी, और उसके बाद तुरंत कौन सी आएगी, निगेटिव साइकिल। फिर तुरंत फिर कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव। कहने का मतलब अल्टरनेट होता रहेगा। तो कुल कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि इनमें जैसे मान लीजिए करंट इस वक्त कॉइल में करंट ये फ्लो हो रही है, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है। जब निगेटिव साइकिल आ जाएगा, हाँ, इस वक्त फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, इधर फोर्स अपवर्ड लग रहा है। ठीक है। अब ये कॉइल किधर घूमना चाह रही है, ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमने चाह रही है। जैसे ही इसका मूड बना क्लॉकवाइज घूमने के लिए, तुरंत क्या हुआ, निगेटिव साइकिल आ गई, निगेटिव पार्ट आया। तो निगेटिव पार्ट में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब करंट इधर डाउनवर्ड हो जाएगा और करंट इधर क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो करंट इधर डाउनवर्ड हो जाएगा, इधर अपवर्ड। तो अब इधर साइड क्या फोर्स लगेगा, अब इधर ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड, और इधर फोर्स अब लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्स इस कॉइल को किधर रोटेट कराना चाहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मूड बनाएगा। जैसे ही बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मूड बनाएगा, तुरंत आपका कौन सी साइकिल आ गई, फिर आपकी पॉजिटिव पार्ट आया। तो इस तरह से इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अल्टरनेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से स्पिंडल आपका दोनों को रिस्पॉन्स करते हुए रोटेट नहीं करेगा। हाँ, उसी पे वाइब्रेट करेगा। तो पॉइंटर भी आपका शून्य या जीरो पोजीशन पे क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है। इसलिए पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका किसके साथ काम नहीं करेगा, एसी सप्लाई के साथ काम नहीं करेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर अच्छा, और बात करते हैं, ये किसके साथ वर्क करेगा, ओनली विद डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी सप्लाई में डायरेक्शन करंट की सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। हाँ, अब ये देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग में यही आपका टाइम पीरियड कहलाता है। टी क्या होता है, 1/f। एफ कितना है, 50। तो टी 1/50, जहां तक मुझे पता 0.02 सेकेंड। यानी कि एक साइकिल सिर्फ 0.02 सेकेंड के लिए वैलिड है। तो एक पार्ट, चाहे पॉजिटिव बात करें चाहे निगेटिव की बात करें, एक पार्ट कितने समय के लिए वैलिड है, सिर्फ 0.01 सेकंड के लिए। यानी कि 0.01 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज जाना चाहेगा, फिर अगले 0.0 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगले 0.01 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही होते हुए क्या होगा, ये इतनी तेजी से अल्टरनेट होगा कि आपका स्पिंडल रोटेट नहीं करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 0 पॉइंट भी ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा। तो आप समझ गए, यहाँ पास वर्क ओनली ओनली विथ डीसी सप्लाई, नॉट फॉर एसी सप्लाई। एसी के साथ काम नहीं करेगा। फिर कहने का मतलब सारे बच्चे समझिएगा, इसका मतलब पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आपकी कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, ये आपका एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू। अब आप अगर ये एवरेज वैल्यू मेजर करेगा तो इधर देखिए, अगर आप साइनोसॉइडल सब वो है, इनपुट आपका साइनोसॉइडल है, तो इन साइनोसॉइडल का क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। ये बात क्लियर हो रही। इसलिए एसी सप्लाई अगर आप देंगे तो पॉइंटर कहाँ रहेगा, 0 पे रहेगा, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू बताता है। हाँ, लेकिन अब ये तो मान लीजिए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। सेकेंड, अगर आप उसको हाफ, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर से आपका जो आउटपुट आता है वो इस पर आता है। अगर आप ऐसा वेव इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं या इस तरह की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका पीएमएमसी टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वह रीडिंग देगा। कितनी देगा, इसकी एवरेज वैल्यू। तो इसकी एवरेज वैल्यू बच्चों कितनी होती है, Im/√2, Im/√2। ठीक है। थर्ड, अगर आपका
ये है हाफ वेव रेक्टिफायर और ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इस केस में भी आपका जो मीटर है वो रीडिंग देगा और इसकी एवरेज वैल्यू बताएगा, मीन 2 Im पाई, और यहाँ बताएगा 2 Im/पाई। ठीक है ना। तो आप सिग्नल कैसा भी दीजिए, सप्लाई कैसी भी हो, अगर अल्टरनेटिंग है, साइनोसॉइडल है, तो आउटपुट क्या कहते हैं, मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, 0। ये तो बात समझ गए कि एसी के साथ वर्क नहीं करेगा, सप्लाई देते जाओ पॉइंटर बस 0 पॉइंट पे ही वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर इस टाइप का आप दे रहे हैं तो कितना वो रीडिंग देगा, कितना देगा, Im/पाई। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वहां पर जाके पॉइंटर रुका रहेगा। फुल वेव देंगे तो ये आएगा 2 Im/पाई। ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दें। और जैसे मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस तरह से आ गया कि करंट है जिसको पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को दिया जा रहा, करंट की इक्वेशन है आपकी कुछ ऐसी। ठीक। अब कहा जा रहा है कि अगर ये करंट दिया जाए पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को, तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या वैल्यू शो करेगा, क्या पॉइंटर क्या वैल्यू शो करेगा। तो इस केस में पीएमसी रीडिंग ऑफ, इसे कह लीजिए रीडिंग ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट की क्या हो जाएगी, आपकी रीडिंग जो होगी वो होगी I0, क्योंकि वो बस इसी करंट की वैल्यू को शो करेगा। बाकी ये जो करंट है वो भी अल्टरनेटिंग करंट है, इसके लिए पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और ये भी आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए इसके लिए पॉइंटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो सिर्फ किसके लिए करेगा, I0, क्योंकि ये कौन सा करंट है, डीसी करंट। क्लियर बात हो गई। तो ये हमने जान लिया कि क्यों पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होगा, काम वर्क सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई के साथ करेगी, साइनोसॉइडल एसी सप्लाई के लिए वर्क नहीं करेगी। हाँ, हाफ वेव और फुल वेव में आपकी क्या वैल्यू वो शो करेगा वो मैंने बता दिया। हाफ वेव के लिए मैक्सिमम वैल्यू बाई पाई, और फुल वेव के लिए 2 मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 5। ठीक है। तो ये स्केल की बात हो गई। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इनमें पूछे जाने वाले कई क्वेश्चन। पहला, ध्यान रखिएगा। हाँ, पहले बात कर ले एल्युमिनियम फॉर्मर की। कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग किसके बने होंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज के। क्यों इसके बने, ये कॉपर का एक एलॉय होता है। क्यों बनाते हैं इसको इसमें, क्योंकि इसका वेट लाइट, बहुत लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम फॉर्मर की बात कर लें तो एल्युमिनियम फॉर्मर का काम क्या होगा, ये पहला चीज, एक बेस, ये एक आधार प्रोवाइड करता है जिसपे हम कॉपर वायर की वाउंड कर सकें। क्लियर बात। दूसरा, ये आपका एडी करंट डैम्पिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम का बना हुआ है। जब आप एडी करंट डैम्पिंग पढ़े हैं तो ये क्या, इसका एक और वर्क क्या होगा, प्रोवाइड एडी करंट डैम्पिंग। ठीक। तो ये एल्युमिनियम का हॉलो सिलेंडर बना किसका होगा, एल्युमिनियम का। क्या नाम देंगे, फॉर्मर। क्या करेगा, प्रोवाइड एडी करंट डैम्पिंग। और दूसरा, प्रोवाइड बेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ कॉपर ऑन एल्युमिनियम फ्रेम। ये बात हो गई स्टूडेंट। तो हमने किसकी किसकी बात कर ली, हमने स्प्रिंग के बारे में जान गए अच्छी तरह से, एल्युमिनियम फॉर्मर के बारे में जान गए अच्छी तरह से, मूविंग कॉयल के बारे में अच्छी तरह से जान गए, मूविंग कॉयल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अच्छी तरह जान गए, उनकी वजह से बनने वाले टॉर्क की डायरेक्शन जान गए। वही टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाया। वहां पर पढ़ा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा टाउ सी थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। फिर फाइनली हमने जाना कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक। हाँ, अब बात करते हैं इसमें और भी, और फिर हमने ये भी देखा कि स्केल कैसी होगी, यूनिफॉर्म। फिर अगर हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट देंगे तो किस तरह क्या आउटपुट क्या आएगा। प्योर साइनोसॉइडल के लिए आउटपुट 0 आ जाएगा, बाकी हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, सारी बातें हो गई हैं। ठीक है। हाँ, अब ये बात करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो होगा, जो परमानेंट मैग्नेट होगा आपका, ठीक है, वो किसका बना होगा, वो आपका एल निको, ये एल निको का बना होगा। एल निको मीन्स एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट, इन तीनों के मिश्रण से मिश्र धातु,
उसके कंपोजिट मटेरियल जो होगा उससे आप क्या बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट, जो आप इस तरह से लगाए थे थोड़ी देर पहले देखा था। जो परमानेंट मैग्नेट था वो किसका बना होगा, एल्निको का। क्योंकि अब देखिए एल्निको जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोल लीजिए, फ्लक्स डेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यह रेंज ये बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो हम ये जान जाएंगे कि जहां पास भी परमानेंट मैग्नेट एल्निको का इस्तेमाल करेंगे वहां पास बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है ना। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कितनी वैल्यू होगी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उस केस में हम किसी भी मैग्नेटिक शेडिंग का यूज नहीं करते हैं। मैग्नेटिक शेडिंग का वहां इस्तेमाल, देखिए मैग्नेटिक शेडिंग है क्या, मैग्नेटिक शेडिंग, शेडिंग मतलब होता है कवच। इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ मैग्नेटिक शेडिंग, यानी कि क्या होगा बेटा, अगर देखिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर का अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कमजोर है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बाहर सराउंडिंग मीडियम में किसी भी वजह से सराउंडिंग मीडियम में भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट के बगल में कोई स्पीकर रखा है या इंस्ट्रूमेंट के बगल में कोई ऐसे मटेरियल रखा है जो जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद के कई डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कारणों से इंस्ट्रूमेंट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं, जिन्हें हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो किन्हीं भी वजहों से इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग मीडियम में मौजूद रहेंगे, उन्हें हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट, तो जो स्ट्रेम मैग्नेटिक फील्ड है वो इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को या ऑपरेशन को क्या इफेक्ट करेंगे, बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कवच मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना। लेकिन पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में वीक मैग्नेटिक फील्ड ना हो, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रेम मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए हमें किसी भी मैग्नेटिक शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सारे बच्चे याद रखिएगा कि परमानेंट मैग्नेट एल्निको का बना होगा, जिसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी। ये फील्ड की लार्ज वैल्यू है, इसलिए हम इस पे कोई भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैग्नेटिक शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। ये सब बातें आप जो सुन रहे हैं उसको कॉपी पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज, ये जो एल्युमिनियम फॉर्मर है, देखिए एक्चुअली में एक और हॉलो सिलेंडर होता है जो किसका बना होगा, आयरन का, लोहे का बना एक हॉलो सिलेंडर होता है। बात समझिएगा, ये आयरन का होता है और ये फिक्स्ड होता है। फिर इसके बाद इसके बाद ये आपका हॉलो सिलेंडर आ गया, जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, किसका बना हुआ, एल्युमिनियम का बना हुआ, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, इसे नाम देते हैं हम फॉर्मर। तो फॉर्मर भी आपका हॉलो सिलेंडर होता है, और ये जो आयरन का आपने बनाया है इसके अंदर, वो भी आपका आयरन का ही हॉलो सिलेंडर होगा। बट आयरन जो ये आयरन का जो हॉलो सिलेंडर है वो फिक्स रहेगा, और फॉर्मल कैसा होता है, मूवेबल होगा, ये मूव कर सकता है, मूव करने के लिए एबल होगा, मूवेबल होगा। ठीक है। तो हाँ, स्पिंडल से कौन सी अटैच होगा, तो स्पिंडल से आपका देखिए फॉर्मर ही रोटेट करता है, तो जिसकी वजह से स्पिंडल रोटेट करेगा, तो फॉर्मल तो जाहिर सी बात है स्पिंडल से कनेक्ट होना चाहिए। अब ये आयरन का जो क्या कहते हैं हॉलो सिलेंडर है, ये फिक्स रहता है। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं
टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी रेडियल रहे, ऐसे रहे, सीधी सीधी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ डिफ्रैक्ट इधर उधर चल जाने लगे। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आयरन आयरन का हॉलो सिलेंडर का। अब बात करते हैं सर कॉपर वायर भी समझा दीजिए कैसे होगा। तो कॉपर वायर को जैसा हमने बताया किसके ऊपर वाउंड करते हैं हम, एल्युमिनियम के हॉलो सिलेंडर के ही ऊपर ये क्या होता है, कॉपर वायर को वाउंड करते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये बात होगी फॉर्मर की, फॉर्मर के मैंने काम भी बता दिए दोनों। फिर एक और आयरन का हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर, उसके अंदर रहता है जो कि फिक्स रहता है, वो घूमेगा नहीं। वो किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रहे, सीधी रहे, ठीक। तो इस तरह से हमने पीएमएमसी की वर्किंग को, हाँ कुछ और पॉइंट में भी हो सकता है कि रह गए हों, जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी किन पे डिपेंड करती है। तो जरा सा 2 मिनट के लिए हम ये भी देख लेंगे। सेंसिटिविटी आप सारे बच्चे जानते हैं, ये होता है डेल थीटा बाई डेल आई। आउटपुट थीटा है और इनपुट क्या है, जो सप्लाई दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, यही होता है। आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि थीटा इक्वल टू क्या आया था, एन बी ए आई अपॉन के सी। तो यहां से थीटा अपॉन आई करेंगे तो ये आ जाएगा एन बी ए के सी। थीटा अपॉन आई हम क्या ले रहे हैं, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो हो गई वो हो गई एन बी ए के सी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ये हुई। तो अब देखिए यहां से सेंसिटिविटी जो हुई ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन के प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी एन तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, और केसी भी स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपका कांस्टेंट ही है, रिया भी कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी हम अगर ऐसे लेके चलें तो सेंसिटिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बी के प्रोपोर्शनल है, और सेंसिटिविटी अगर बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो एजिंग इफेक्ट क्या होता है, एजिंग इफेक्ट में जब इंस्ट्रूमेंट पुराना होने लगता है, ठीक है, तो एजिंग इफेक्ट आते हैं। तो पुराना होने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी आगे चलने पे कैसी होने लगती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, एजिंग इफेक्ट की वजह से सेंसिटिविटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना। सेंसिटिविटी डिक्रीज होने लगेगी तो जाहिर सी बात है एरर एक्यूरेसी घटेगी तो एरर इंक्रीज होगा। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में इतनी बातें थी। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं बट लेक्चर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का हो जाता, तो इसलिए स्टूडेंट जितने मैक्सिमम जितने एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, टी2 के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे कवर किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ पढ़ाते वक्त जल्दीबाजी में कुछ त्रुटियां हो गई हो तो वो आप देख लीजिएगा, कोई और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट में, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए मेहनत से, थैंक यू।